हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे लाउडनेस इंटेंसिटी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। लाउडनेस और इंटेंसिटी जो है, ये शब्द हम लोग को सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन नहीं, इन दोनों के शब्द में कुछ ना कुछ मीनिंग का डिफरेंस होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग आज समझते हैं। पहले लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक तरीके का मेज़रमेंट है, या एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि सहने की क्षमता। अगर हम लोग डीजे के पीछे खड़े हैं और डीजे बहुत फुल वॉल्यूम में चल रहा है, तो हमारी जो ईयर्स है, ह्यूमन ईयर्स जो है, वो कितना देर तक उसको सुन सकता है, मतलब कितना देर तक वो रिस्पॉन्स कर सकता है हमारे ह्यूमन ईयर। तो उस चीज़ को हम लोग लाउडनेस बोल सकते हैं। मतलब कोई भी म्यूज़िक जो बज रहा है डीजे में, वो कितना लाउड है, कितना लाउड नहीं है, मतलब कम वॉल्यूम में बज रहा है या ज़्यादा वॉल्यूम में बज रहा है, जो हमारा ह्यूमन ईयर बर्दाश्त कर सके, सुन सके, उस चीज़ को हम लोग लाउडनेस बोलते हैं। लेकिन इंटेंसिटी में एक फ़र्क आ जाता है, वो फिजिक्स के टर्म में, कि इंटेंसिटी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि पास होता है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी कोई भी एनर्जी जब भी पास करता है, मतलब जब भी एनर्जी पास हो रहा है या कहीं भी एनर्जी या यूज़ हो रहा है, तो वो जितने एरिया पे यूज़ हो रहा है और जितना समय उसको लग रहा है एनर्जी को यूज़ करने में, उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी। ठीक है। लाउडनेस और इंटेंसिटी में यही फ़र्क है। लाउडनेस को हम लोग बोल सकते हैं सहने की क्षमता, जो हमारा ह्यूमन का ईयर जो है सह सके आवाज़ को। इंटेंसिटी वही फिजिक्स के टर्म में आ जाएगा कि जितना एनर्जी हम लोग पास करा सके एक यूनिट एरिया पे या एक यूनिट टाइम पे। ठीक है। वैसे कहने के लिए तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी है, लेकिन कहीं दिया हुआ नहीं है किताब में। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इंटेंसिटी को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। आई इक्वल टू पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, पी है पावर। जो हम लोग पढ़े थे कि जो रेट ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी जो होता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको पावर बोलते हैं। तो पावर को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या बताता है, वर्क हम लोग को वो बताता था, इंटेंसिटी बताता है। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पावर को 4 पाई आर स्क्वायर से जब डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग साउंड वेव का इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन आता है कि किसका साउंड वेव ज़्यादा होगा। हम लोग यहाँ पे दो वेव लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। एक इस तरीके से वेव दिया गया है और एक इस तरीके से वेव दिया हुआ है। ठीक है। अब इन दोनों वेव में अगर हम लोग इसको वेव 1 बोल देते हैं या वेव ए बोल देते हैं, और इसको वेव बी बोल देते हैं, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि लाउडनेस किन का ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, जिसका वेव फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब जिसका जो क्रेस्ट फॉर्म हुआ होगा वो ज़्यादा हाइट तक गया होगा। अगर हम लोग बोल दें इसका क्रेस्ट हाइट कुछ इतना दूरी तक ऊपर हाइट में गया हुआ है, इसका हाइट भी कुछ इतना दूरी तक गया हुआ है, जिसका जितना ज़्यादा क्रेस्ट फॉर्म होता है साउंड वेव में, वो उतना लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो साउंड वेव में अगर हम लोग को लाउडनेस पता करना है, तो हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि जिसमें भी जो डेविएशन होता है, जो क्रेस्ट फॉर्म होता है साउंड वेव्स में, वो हम लोग क्या बताता है, वो हम लोगों को कि कितना लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ है सोर्स के द्वारा। ठीक है। अब इतना चीज़ समझ में आ गया तो हम लोग दूसरा टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आखिरकार क्या होता है। अब वेवलेंथ नाम से ही पता चल रहा है कि वेव का लेंथ का पता चलेगा, मतलब कि जो भी वेव होगा उसका कितना लेंथ होगा। अब लेंथ भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, एक वेव फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग को इसका वेवलेंथ पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो दूरी होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। और इस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा, एक स्पेशल साइन है उल्टा वाई, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। इस टर्म को हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ठीक है। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में जो जितना भी डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, तो हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, तो उसका ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जैसे एम्पलीट्यूड को हम लोग मेज़र करते थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वेव के द्वारा फॉर्म होता था, उसका भी ऐसा यूनिट क्या था, मीटर था। तो इसी तरीके से वेवलेंथ है, वेव का जो लेंथ होगा, तो इस तरीके से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो हम लोग मेज़र करके मीटर में उसका आंसर दे सकते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा साइन से। ठीक है। अब इसमें भी अगर हम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वेवलेंथ किसका बड़ा होगा, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वेवलेंथ किसका बड़ा होगा, एक वेव है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और दूसरा वेव है कुछ इस तरीके का। अब वेवलेंथ इसमें पूछ दे इन दोनों में तो कौन सा होगा,
तो सिंपल सा बात है, जिनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब इनके क्रेस्ट और इनके क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा हो रहा है, इनके क्रेस्ट और मान लिया जाए ये और एक्सपेंड कर दें, और दूसरे वाले क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उनका वेवलेंथ क्या बोलेंगे, ज़्यादा होगा। तो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट इसका मीटर होता है, ये चीज़ समझ गए। इसको हम लोग डेफिनेशन के टर्म में अगर बोलें तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि एक मॉलिक्यूल्स जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है, मतलब जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है साउंड के वजह से, तो उनके द्वारा जो वाइब्रेशन जो होता है मॉलिक्यूल्स को वो डिस्टर्ब करता है, हवा में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको डिस्टर्ब करता है। तो जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तो उसके वजह से क्या होता है, ये पीछे वाला जो लाइन है वो आगे की ओर आने लग जाते हैं। तो इन्हीं का ये जो चेंजेस होता है, मतलब ये जो नज़दीक आता है तो इनको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। वही जब वो वापस अपने पोजीशन पे चले जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, ये सिंपल सा दो चीज़ था, ये वैसे वेव फॉर्मेशन में ही पूछता है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कभी भी टर्म यूज़ किया जाए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि इसमें हमेशा एक 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ टाइम्स कुछ हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग बता कर सकते हैं। कोई पूछता है ना कि कितना फ्रीक्वेंसी हुआ, मतलब कि अगर हम लोग एक चैलेंज हम लोग देखते हैं हर जगह कि कोई 1 मिनट में 10 मोमोज खाता है, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो 10 है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 10 हो गया। क्यों, क्योंकि वो 1 मिनट में, क्या अगर हम लोग बोल सकें कि हाँ 1 मिनट का अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो 1 मिनट में वो कितना मोमोज खा लिया, 10 मोमोज खा लिया, तो उसका फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। वही उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी अगर साउंड वेव का हम लोग को पता करना है, जो कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा चीज़ है, जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ होगा पर सेकेंड में, यहाँ पे सेकेंड का बात हो रहा है, ठीक है, पर सेकेंड जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुआ होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, उसको हम लोग दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ विच साउंड वेव इज़ प्रोड्यूस, जितना रेट से वो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से भी वो निकल रहा है, जैसे डीजे से बज रहा है या लाउड स्पीकर से अगर जो साउंड वेव निकल रहा है, तो उनके द्वारा जितना 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहा है वो हम लोग डिनोट करता है, वो हम लोग को क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। अब इसका हम लोग अगर बोलें ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज। कहीं भी अगर सुने कि अगर बोल दिया कि किसी का फ्रीक्वेंसी 10 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 10 Hz। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 हर्ज। ये हम लोग को क्या डिनोट करता है, ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में और आगे आगे जाके समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर हम लोग को कोई बोल दिया जाए फ्रीक्वेंसी का, अगर एग्जाम्पल पूछ ले कहीं, तो कैसे बोल सकते हैं, तो सिंपल सा चीज़ है, एक वेव फॉर्म पहले देख लेते हैं। ये एक वेब बना दी है, ठीक, कुछ इस तरीके का। तो ये 1 सेकेंड में कुछ इतना वेव फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ साइकिल्स को काउंट करता है कि कितना नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म हुआ है या कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुआ है। तो इसमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 हर्ट्ज है। इसी तरीके से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जितना 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी या जितना नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, जितना नंबर ऑफ क्रेस्ट दिख रहा है वो हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। ठीक है, वो भी किस में, 1 सेकेंड में। ये नहीं कि अब टोटल जितना 1 मिनट तक डीजे बजा तो उसमें जितना साउंड वाइब्रेशन निकला वो हम लोग को फ्रीक्वेंसी बताएगा, नहीं, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन निकला, साउंड वेव कितना निकला, और उनमें जो क्रेस्ट फॉर्म हुआ है वो कितना है, मतलब इनके में जो साइकिल्स बना है वो कितना है, तो वो टोटल 4 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग को पूछा जाए कि हर्ट्ज जो होता है वो हम लोग के एक वाइब्रेशन के बराबर होता है, मतलब 1 हर्ट्ज जो होगा, 1 हर्ट्ज वो कितने किसके बराबर होता है, तो एक वाइब्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका स्मॉलर यूनिट होता है, लेकिन अगर हम लोग यूनिट के मामले में आते हैं तो इसका बिगर यूनिट भी होता है कुछ ना कुछ। अब अगर हम लोग को कोई बोल दे 1 किलो हर्ट्ज कितना हो जाएगा, तो जब भी किलो टर्म यूज़ किया जाए आँख बंद करके 1000 लगा देना है। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज में कितना हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। ये सिंपल सा चीज़ है, समझने वाला चीज़ नहीं है इसमें। किलो का मतलब क्या होता है, 3 जीरो लगा हुआ है, 10⁻³ अब इसी के साथ हम लोग को एक और टर्म यहाँ पे समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में होता है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के किस में होता है, रेसिप्रोकल में होता है। रेसिप्रोकल अगर टाइम पीरियड का हम लोग बोले तो 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को और क्या क्या पता चल रहा है, तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जब भी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। वही अगर टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर दे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स फॉर्म हर जगह किया जाता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही यूज़ किया जाएगा। अभी आगे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा, वो हम लोग बताएंगे अच्छे से। लेकिन पहली बात, फ्रीक्वेंसी जब भी इंक्रीज़ करता है तो टाइम पीरियड घटता है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में होता है, नहीं उल्टा बोल दी। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में हम लोग बोल सकते हैं कैसे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है। अब इतना सा चीज़ समझ गए तो अब एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव का जो है वो कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम में, मतलब कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई लाउड स्पीकर जो है, मान लिया जाए एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स से अगर कोई साउंड वेव निकल रहा है, ठीक है, साउंड वेव जो फॉर्म हो रहा है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे हो रहा है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन इस डीजे पे भी हो रहा होगा या वो उस लाउड स्पीकर पे भी हो रहा है। ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है और ये साउंड वेव जो फॉर्म हो रहा है इसमें जो वाइब्रेशन दिख रहा है ये दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग हो ही नहीं सकता, सेम ही रहेगा। जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हम लोग को डीजे पे दिखाई देगा उतना नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है उसके साउंड वेव्स में हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, ये एक चीज़ था जिसके वजह से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वेव का वो कांस्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, या हम लोग बोल दिया स्पेस में तो साउंड वैसे ट्रैवल करेगा नहीं क्योंकि वो वैक्यूम में तो होता है। अब आगे, अब इसमें स्पीड्स में अगर चेंजेस हो गया या वेवलेंथ में अगर हम लोग चेंजेस कर दिए या नेचर ऑफ द मीडियम अगर हम लोग बदल दिए, ठीक है, मीडियम का नेचर ही बदल दिए, तो उसमें हम लोग को इसमें फ़र्क दिखाई देता है, फ्रीक्वेंसी में हम लोग को उसमें फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ था फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब हम लोग अगर एक एग्जांपल लें कि फ्रीक्वेंसी का, कि अगर हम लोग को एग्जांपल कैसे पता चलेगा कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है वो जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है वो उसके इक्वल होता है। मतलब कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एक डीजे है, वो अगर बज रहा है तो ये क्या बोल देंगे, इसको वाइब्रेटिंग बॉडी बोलेंगे, और इनके द्वारा जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग साउंड वेव बोल दिए। ठीक है, इन दोनों का जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो रहा है, सेम होगा। सेम इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग इसका वाइब्रेशन या इसका फ्रीक्वेंसी अगर अलग हो जाएगा तो साउंड वेव का भी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आएगा। ठीक है, कांस्टेंट होता है इसी वजह से। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अगर फिजिक्स लैब आप लोगों के स्कूल में होगा तो उसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, और उस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर सभी ट्यूनिंग फॉर्क का अलग अलग लेंथ का, अलग अलग डायमेंशन का ट्यूनिंग फॉर्क होता है, और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी प्रिंटेड रहता है। किसी किसी का फ्रीक्वेंसी रहेगा 256 हर्ट्ज़, या उससे ज़्यादा का या उससे कम का भी फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क होता है। अगर हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को अगर कहीं पटकते हैं या कहीं पे अगर हम लोग उसको बजाते हैं, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि रबर कॉर्क पे अगर हम उसको वाइब्रेट करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करेगा तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, ये जब वाइब्रेट कर रहा है इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि एक सेकंड में वो 256 बार वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में 256 वाइब्रेशन वो दिखा रहा है। इससे हम लोग को ये पता चल गया कि एक सेकंड में 256 बार वाइब्रेट, मतलब साउंड वेव फॉर्म हुआ। ठीक है, 256 उसमें क्रेस्ट फॉर्म हुआ। ये चीज़ हम लोग को ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे पिच के बारे में, टोन के बारे में और नोट के बारे में। ठीक है, पिच जो होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर इसी से रिलेटेड टर्म आ जाएगा नोड, नोट, फिर एक आ जाएगा टोन। ठीक, इन सब में वैसे कुछ कुछ खासियत भी है और कुछ कुछ हल्का हल्का फ़र्क भी दिखाई देगा जब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।